पुलिस का रोल क्या है? पुलिस का रोल केवल इतना थोड़ी है। पुलिस का रोल है कि किसी वारदात को रोकना, किसी घटना को रोकना, किसी अनहोनी को रोकना। क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी है, क्या इस राजधानी में क्या पुलिस प्रशासन क्या मुस्तैदी से काम कर रही है? आज जो ये घटना घटित हुई है कि पुलिस का जो इंडिया में काम करना का एक इसको डिस्क्राइब किया गया, वो सेफ्टी सिक्योरिटी देश के एलीट क्लास का करते हैं। लोअर क्लास जो है इस देश में, जो पुअर पर्सन्स हैं, जिनके प्रति जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि 10% भी ठीक से नहीं है। लोगों को फांसी से अब डर नहीं लगता है। फांसी से इसलिए नहीं डर लगता है, जब किसी को मर्डर करने में डर नहीं लग रहा है, किसी को खुलेआम रेप करने में डर नहीं लग रहा है, तो फांसी किस बात की? क्या करेंगे फांसी लेकर के? जब वो अपनी फैमिली से नहीं डर रहे हैं, जब वो समाज से नहीं डर रहे हैं, जब अपने रिश्तेदारों से नहीं डर रहे हैं, लोग आसपास के लोगों से नहीं डर रहे हैं, तो वो कोर्ट से क्यों डरेंगे? ये अपराधी ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का पता है कि वकील साहब हैं, उन्हें छुड़ा लेंगे, जज साहब को मैनेज कर लेंगे, बहुत सारी चीजें हम कर लेंगे, पुलिस वालों को मैनेज कर लेंगे, पुलिस वाला हमारा जानने वाला है, वकील साहब हमारे जानने वाले, कितनी चीजें हैं इस समाज में। देखिए कैसे लोग क्या सोच के अपराध करते हैं। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। जापान में ओलंपिक चल रहा है और जब जब हमारी कोई बेटी कोई पदक लाती है तो हम फूले नहीं समाये रहे और इतना खुशी जताते हैं, पूरे देश भर उनको चीयर करता है, बेटियों पे नाज किया जाता है। लेकिन एक घटना ने, दिल्ली की एक घटना ने दोबारा से इस देश को झंझोर कर रख दिया। 16 दिसंबर के निर्भया को हम भूल भी सही से नहीं पाए थे कि हाथरस जैसा बड़ा कांड हुआ। हाथरस जैसे कांड को हम भूल भी नहीं पाए थे। वहीं अब इसी पिछले जो रविवार है, वहां दिल्ली में एक 9 साल की दलित बेटी के साथ गैंग रेप जैसा एक बेभत्स मामला हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये पूरा केस भी बता रहा है, उसके एसेंशियल बता रहे हैं कि किस तरह इस केस में किसी बच्ची, दलित बच्ची के साथ हुए अपराध को कैसे पुलिस और समाज उसको कैसे ट्रीट करता है। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले आपको परिचय करा दूं, हमारे साथ रोहित पांडे जी जुड़ गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर एक्टिंग सेक्रेटरी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, करीब 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है। इसके साथ ही हमारे साथ सीमा कुशवाहा जी जुड़ गई। सीमा कुशवाहा जी, निर्भया कांड में आपने लगातार उनके माता पिता को की तरफ से पूरे देश में, यानी कि निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो वकालत की, एक अभियान भी उन्होंने चलाया और लगातार इन दोनों के बारे में खास बात है कि लगातार जो उस बेटी के साथ अपराध हुआ उसमें लगातार प्रोटेस्ट में भी ये दोनों भाग ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो सीमा जी आप ही से शुरू कर लूंगा। प्राइमा फेसाई इस केस को आप कैसे देख रहे हैं, और जो माता पिता का बयान है, तमाम मीडिया हाउसेस को उन्होंने बयान दिया है कि किस तरह बेटी जाती है, उसके इसके बाद बाबा आता है, उसको बताता है कि आपकी बेटी की तो डेथ हो गई है और थोड़ी देर के बाद ही क्रिमेशन कर दिया जाता है। इसको आप किस तरह देख रही हैं सीमा जी? देखिए, इसमें जब मैं उनके पेरेंट्स से मिली थी, परसों 3 तारीख को मैं मिली थी वहां जाकर के, उन्होंने और उनके जो बहुत ही क्लोज लोग थे उनके गांव के, उन सभी लोगों ने बताया। एक लड़का था और 4-5 वीडियो उसके पास हैं उस जलती हुई बेटी के। वो बच्ची पानी लेने गई, क्योंकि एक देखिए कि आखिर इस गर्मी के सीजन में कोई व्यक्ति पीने का पानी, शुद्ध पानी लेने बच्ची को भेज रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो बेसिक उसकी मिनिमम जो नीड है वो भी फुलफिल नहीं हो रही है। सामने मजार है, वहां पर बैठ करके वो लोग कुछ दिहाड़ी मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, उसको माँ कहती है बेटा पानी लेकर के आओ। वो बच्ची जाती है, वहां पर उस बच्ची के साथ, देखिए पहले इन्होंने रेप की धाराएं नहीं लगाई थी, नोबडी नोज की रेप हुआ था या नहीं। लेकिन मेरा जो विप्लव सर अनुभव है, मेरे पास आज की डेट में सैकड़ों केसेस हैं जो कि पोक्सो एक्ट, गैंग रेप, रेप मैटर्स, इस तरीके के केसेस हैं। 90% केसेस में अगर किसी भी बच्ची, किसी भी स्त्री का घर के बाहर अगर कोई मर्डर होता है उसका,
और ऐसी संदिग्ध अवस्था में बॉडी पाई जाती है, तो 90% केसेस की मैं बात कर रही हूँ कि वो रेप केसेस होते हैं। यहाँ पर इन्होंने भी क्या किया उस बच्ची के साथ, क्योंकि करंट वाला जो था इशू कि उसको करंट लगा। लोगों का कहना है, वहां के विलेज के एक अजीत जी थे, एक अरुण जी थे, एक विकास है जो कि डे 1 से पेरेंट्स के साथ थे। उनका कहना है मैम कि जैसे उसने पुजारी ने ये बताया कि इसको करंट लगा, तो हम सब लोगों ने उस वाटर कूलर से जहां से वो पानी लेते थे वहां पर हम सब ने हाथ लगा करके चारों एरिया में चारों तरफ देखा, कहीं कोई करंट नहीं आ रहा था, कोई भी ऐसा नहीं था। लेकिन जब उसकी बच्ची के मदर पहुंची है वहां, बेंच पे बच्ची को लिटाया हुआ कि इस बच्ची का करंट लगने से डेथ हो गई, उसने अपने पति को बताया, उनकी मदर ने अपने पति को बताया, गांव वालों को बताया। जब तक ये लोग पहुंचते वहां, उस बच्ची की इन्होंने चिता बना करके वहां पर एक प्रॉपर जो होता है कि उसको लिटाना, उसको उल्टा पलट करके लिटाया हुआ, जस्ट ऐसे कि उसको फेंक करके जल्दबाजी में उसको जला दिया। परिवार की परमिशन नहीं, जब तक ये लोग लौटते कि हमारी बच्ची को तो अगर उसको करंट लगा था, तो पुजारी या शमशान घाट के लोग कौन होते हैं जब तक परिवार परमिशन ना दे कि उसका अंतिम संस्कार करना है। मतलब बेसिक तो ये लोग बेसिक जो एक जिम्मेदारी थी कि सबसे पहले अगर करंट लग भी गया है तो पहली जिम्मेदारी थी कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करते, मेडिकल जो एम्बुलेंस है, इमरजेंसी है, उसको इन्फॉर्म करते। उसकी जगह उन्होंने सबसे पहले माता पिता को बताया और इसके बाद एक तरह कैसे क्रीमेशन कर दिया। रोहित जी, क्या जो सीमा जी नरेट कर रही है स्टोरी, क्योंकि आप दोनों एडवोकेट हैं, आप लोग ज्यादा परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं, जो आप लगातार उस आंदोलन में शामिल हैं, आपको क्या कहानी समझ में आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो विप्लव जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने मौका दिया अपने लीगल रिपोर्टर के माध्यम से लोगों तक अपनी बात कहने का। शुक्रिया। और दूसरी बात तो मैं ये कहूंगा कि सीमा जी के बारे में और सीमा जी का जो काम, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि ऐसी सीमा और सीमा जी जैसी हर घर में हो। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से न्याय की लड़ाई लड़ती हैं और अपने जान को जोखिम में डाल करके भी लड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी महिलाओं की और ऐसी हमारे आने वाले जो हमारे फ्यूचर हैं, जनरेशन है, उनकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, तभी इस देश का सुधार हो सकता है। ठीक है। आज जो ये मामला हुआ, पूरा देश शर्मसार है और हम खुद अपने आप में ये फील करने लगे हैं, डर होने लगा है कि हमारी बहू, बेटियां, बच्चियां कैसे सेफ हैं, बाहर जाएंगी तो क्या होगा, क्या वो वापस आएंगी क्या। आज वो बच्ची जब निकली थी पानी लेने के लिए, तो उस माँ बाप को ये नहीं पता था कि वो लौट के नहीं आएगी। अब मुझे एक सबसे बड़ा सवाल मुझे समझ में आया, जो मुझे अभी सारे प्रकरण को मैंने पिछले 2 दिन से जो मैंने देखा है, और आज मैं खुद भी वहां गया था, अभी वहीं से लौट रहा था। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया, आपके कार्यक्रम में ठीक से ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मोबाइल से ही ज्वाइन करना पड़ रहा है। आप समझिए कि आज मुझे ये लग रहा है कि उस बच्ची को जिंदा जलाया गया है। ये कैसे पता चलेगा कि वो बच्ची उस समय जब जलाई जा रही थी तो वो जिंदा थी कि मरी थी? इस जिंदा होने का और मरने का फैसला कौन देगा? इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? इसका सर्टिफिकेट देगा डॉक्टर। जैसे कि आपने अभी बात कही कि उसकी प्राथमिक जो ड्यूटी बनती थी एक पुजारी की, या वहां का जो इंचार्ज था उस शमशान घाट का, जो भी वहां के जिम्मेदार लोग थे, अगर ये मामला था कि करंट से उसकी मौत हुई है, तो उसकी पहली जिम्मेदारी थी पुलिस को कॉल करना, पहली जिम्मेदारी थी कि अगर आसपास का कोई डॉक्टर हो तो उसको बुलाना, पहली जिम्मेदारी थी कि आसपास के लोगों को इकट्ठा करना, उसकी प्राथमिक ड्यूटी थी वो। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे प्रकरण में इसको छुपाया गया, इसको कुछ और चीजें बना करके कि इसको छुपा करके और माँ बाप को ना बता करके इसको जलाने का काम किया गया। तो ये एक बहुत ही भयानक स्थिति थी। और आज जिस तरीके से इनकी मानसिकता, आज मैंने आपसे बताऊं कि ये मुझे अपनी एक इंसानियत की बात अगर की जाए, खत्म हो चुकी है। हैवानियत ऐसी लोगों में कूट कूट के भर रही है, लोग इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि बच्ची में क्या फर्क है, बच्चों में क्या फर्क है, बड़ों में क्या फर्क है, क्या उनका इस चीज का आज का जमाना तो इतना फास्ट हो गया है, आज भी इनको इतना सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, फिर भी इनको इस चीज का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। रोहित जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, सीमा जी बनी हुई है, सीमा जी ने तो तमाम आंदोलन किए हैं। रोहित जी, सबसे पहले मैं सीमा जी से
ये हर बार इस तरह जब बच्चियों के साथ इस तरह का कोई काम होता है तब ये आंदोलन ही क्यों करना पड़ता है? तब ये समाज, ये पुलिस, ये अदालत, ये व्यवस्था कहाँ मर जाती है? क्यों सड़कों पे लोगों को आना पड़ता है? क्यों सीमा कुशवाहा, रोहित पांडे जैसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है? तभी उस बच्ची को इंसाफ सुनिश्चित होगा। सीमा जी। देखिए विप्लव सर, जितना मैं समझ पा रही हूँ, मेरे पास जो केसेस हैं, जिस तरीके भी केसेस आ रहे हैं, उसमें मैंने 2-3 चीजों को नोटिस किया कि कुछ जो क्राइम जब होते हैं तो एफआईआर के लिए जब विक्टिम जाता है, उसका परिवार जाता है, तो एफआईआर इजीली रजिस्टर्ड हो जाती है, तो वहां आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो कारण है वो कि अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, प्रॉपर एफआईआर में सेक्शन नहीं लगे, तो लोकल में लोग जो हैं वो लोग छोटा मोटा प्रोटेस्ट करते हैं। इन लोगों ने उस बेटी को जिंदा जलाया है, और क्योंकि इसका करंट लगने से क्या किसी की डेथ होती है, अगर करंट, और जो कि करंट का मैटर है नहीं, फॉरेंसिक उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, फॉरेंसिक जांच हो चुकी है, डीसीपी का स्टेटमेंट आया है कि वो करंट नहीं लगा, फिर किस वजह से डेथ हुई थी, पूरा सारा चीज उसको, सभी लोगों को पता चल चुका कि ये गैंगरेप का मैटर है। ठीक है, मैंने एफआईआर देखी है, 34 सेक्शन नहीं लगाया। मैं 3 तारीख को जब वहां गई तो परिवार से मैंने कहा एफआईआर की कॉपी दीजिए। उनका कहना है मैम एफआईआर की कॉपी नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते पुलिस वाले कह रहे हैं तुम्हारी जो मर्जी हो कर लो, हम नहीं देंगे एफआईआर की कॉपी। सर, परिवार को कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन सी धाराएं लगाई? शुरू से आपने कार्रवाई ठीक नहीं की। ये हाल सीमा जी राजधानी दिल्ली का है, ये सुदूर दिल्ली का सर, कैंट एरिया, वो पॉस एरिया है दिल्ली का, वो पॉस एरिया है, कैंट एरिया है, जहां पर आप समझिए कि डीसीपी को फोन करना पड़ रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं दी, हम कल कोर्ट जा रहे हैं आपके अगेंस्ट में, आपने सस्पेंड क्यों नहीं किया? SC/ST एक्ट लगा है, SC/ST एक्ट का सेक्शन 4 कहता है कि अगर नेग्लिजेंसी है किसी ड्यूटी बाउंड ऑफिसर की तो आप इमीडिएटली पहले उसको सस्पेंड करेंगे, क्योंकि तभी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। आज जिन पर एलिगेशन पेरेंट्स लगा रहे हैं वही लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है कि जो चार्जशीट फाइल की जाएगी वो प्रॉपर चार्जशीट होगी, जो सेक्शन आपने लगाए हुए। तो आगे भी, क्योंकि लोगों को लगता है ना सर, जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, जो ड्यूटी बाउंड होते हैं, उनको लगता है कि चलिए दबाव आया इसलिए धारा लगा दी, बाद में तो जनता भूल जाएगी और हम चीजों को मैनिपुलेट कर लेंगे, और इसीलिए सर जस्टिस नहीं मिलता। ठीक है सीमा जी। रोहित जी, मुझे ये बताइए, आप तो लगातार उस आंदोलन में शामिल हैं, पुलिस का कितना बड़ा रोल देखते हैं और कहाँ कमी समझ में आ रही है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार पे और पुलिस प्रशासन पर, ये देखिए बहुत शर्म की बात है। और पुलिस का काम, मुझे आप केवल विप्लव जी इतनी बात मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि आप भी लीगल फील्ड से हैं और पत्रकारिता में आप बहुत सीरियस वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, क्या आप मुझे बताइए कि पुलिस का रोल क्या है? पुलिस का रोल केवल इतना थोड़ी है। पुलिस का रोल है कि किसी वारदात को रोकना, किसी घटना को रोकना, किसी अनहोनी को रोकना। क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। दिल्ली जैसे शहर में, जो देश की राजधानी है, क्या इस राजधानी में क्या पुलिस प्रशासन क्या मुस्तैदी से काम कर रही है? आज जो ये घटना घटित हुई है, आज जो ये दिल्ली कैंट में एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, आपको पता है रेप कहाँ हुआ? कैंट एरिया में कहा, जैसे हमारी बहन सीमा जी ने बोला कि कैंट एरिया में हुआ है, पॉस एरिया, जहां पे आर्मी के लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस प्रशासन और सरकार को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन, पुलिस आज समझिए कि उसका रोल क्या है। उसका रोल किसी मर्डर होने के बाद, रेप होने के बाद का रोल नहीं होता है। उसका रोल होता है कि कोई अनहोनी होना, कोई घटना घटित होना, कोई वारदात होना, उसको रोकना। ये पुलिस की ड्यूटी है, प्राथमिक ड्यूटी होती है। उसके बाद की बात है, क्या एक कॉलोनी में, एक एरिया में, क्या पुलिस की जो बीट होती है, पुलिस बीट वाले होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, उनकी पेट्रोलिंग होती है। ये इसकी जांच कौन करेगा कि उस समय कौन बीट वाला था, उसकी पेट्रोलिंग वहां हो रही थी कि नहीं हो रही थी? गली गली में जाते हैं, वो घूमते हैं, वो देखते हैं कि कोई घटना तो नहीं घटित हो रहा है। रोहित जी, मैं एक हद तक आपकी बात से संतुष्ट हूँ, निश्चित रूप से ये होना चाहिए था। लेकिन मुद्दा यहाँ सीमा जी ये है कि रोहित जी कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती थी। यहाँ तो वो जिम्मेदारी नहीं पूरी हुई जब बच्ची के साथ एक तरह से अभी जो प्राइमा फेसाई ये दिख रहा है कि उसके साथ रेप जैसी घटना हुई है, क्योंकि
सर्कमस्टेंसेस बता रहे हैं कि उस साधु का आना, उसके परिवार को बताना और थोड़ी देर के बाद ही उसका क्रिमेशन कर देना। उसके पिता का बयान है कि जो आदमी क्रिमेशन के नाम पर 1 रुपया ना छोड़ता हो, जो आधार कार्ड हमेशा लेता हो, बिना आधार कार्ड के उसको क्रिमेशन में ले गया है, और उसके बावजूद पुलिस ने रेप की एफआईआर ना दर्ज करके, मतलब एक तो 5:30 6 बजे की घटना बताई जा रही है और एफआईआर होती है 10-11 बजे जाके, 10:30-11 बजे, हाँ 10-11 बजे करीब एफआईआर। तो मुद्दा ये है कि केवल प्री नहीं, ये तो पोस्ट भी खराब है। और जो जांच का तरीका है, क्योंकि आपने तो निर्भया देखा था, इस मामले को उस मामले से कैसे एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं आप? सर देखिए, निर्भया वाले केस में क्या था कि हम अपनी कंट्री की बात अगर करें तो हमारी कंट्री में जो पुलिस सिस्टम है ये इन्वेस्टिगेशन का काम ज्यादा करता है, प्रिवेंट का काम कम करता है। प्रिवेंशन का यहाँ वर्क नहीं है कि हमें रोकना है, रोकना कैसे है क्राइम को, उसके लिए हमारी जो मशीनरी है, मुझे महसूस होता है कि वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, और अगर है भी मैकेनिज्म है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्योंकि पुलिस का अगर उनसे बात करो, जो कुछ अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनका कहना है कि मैम हमारे पास वो पूरा सिस्टम नहीं है जिससे हम बहुत ही एक्टिवली वर्क करें, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो गाड़ियां नहीं है ये। लेकिन अगर ये चीजें हैं भी तो लोग सेंसिटिव नहीं है, पुलिस हमारी उतनी अवेयर नहीं है। और दूसरा जो पुलिसिंग सिस्टम है, विप्लव सर आप भी इतना अच्छे से वर्क करते हैं लीगल फील्ड में, और ये लीगल फील्ड हमारा पुलिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि पुलिस का जो इंडिया में काम करना का एक इसको डिस्क्राइब किया गया, वो सेफ्टी सिक्योरिटी देश के एलीट क्लास का करते हैं। लोअर क्लास जो है इस देश में, जो पुअर पर्सन्स हैं, जिनके प्रति जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि 10% भी ठीक से नहीं है। उसको फाइट करनी पड़ती है, उसको आगे आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। मुझे अगर बात करें, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए यहाँ रोक रहा हूँ कि निर्भया में हमने देखा, निर्भया में मैं उसी बात का मेरा प्रश्न सुन लीजिए। पुरजोर आपने कहा कि लोगों को फांसी होनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए, एक डेटरेंट पनिशमेंट होना चाहिए। आज वो 4 फांसी पे लग गए और इसके बाद फिर एक दलित, और ये मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले सैकड़ों हो चुके हैं और इसके बाद भी सैकड़ों होंगे। लेकिन मुद्दा ये था कि क्या निर्भया के दोषियों को फांसी देने से ये रुकेगा? तो सीमा जी, कहीं ना कहीं आप असफल रही। सर आपको एक बात में वही आ रही थी उसी बात पे कि अगर हम निर्भया केस की बात करें तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर वाकई में ठीक नहीं था, इसीलिए निर्भया के साथ वो क्राइम हुआ। 1-1.5 घंटे तक वो बस मूव करती रही, उस बिटिया के साथ क्राइम होता रहा। लेकिन आफ्टर क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन था, वो छाया शर्मा को सैल्यूट करती हूँ कि अगर वो प्रॉपर विद इन अ पीरियड चार्जशीट फाइल ना करती, प्रॉपर एफआईआर नहीं होती, अरेस्टिंग नहीं होती, तो ये लीगल फाइट कोर्ट में हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती। लेकिन इस केस में और हाथरस केस में एक चीज कॉमन है, यहाँ पर पुलिस खुद इन फैक्ट को डिस्ट्रॉय करने में सपोर्ट कर रही है, प्रॉपर एफआईआर नहीं की, ये उससे इतना डिफरेंट है। दूसरा जो सर आपका सवाल है कि 4 लोगों को फांसी दे दी गई, सर आगे आने वाले 1 साल बाद भी अगर इस गुड़िया के मैटर में भी इसमें भी 4 लोग इन्वॉल्व हैं, इनको फांसी दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो फांसी की सजा 7 साल के बाद होगी ना, तब तक हजारों गुड़ियाएं बन चुकी होंगी। क्योंकि अगर ये तो कॉन्सेप्ट चलता है कि फांसी की सजा जो है वो डिटरेंस का काम करती है, लेकिन वो डिटरेंस तब आएगा समाज में जब आप विद इन अ पीरियड, नहीं वो डिटरेंस दिख नहीं रहा अगर ये काम करेंगे, लेकिन वो डिटरेंस दिख नहीं रहा। रोहित, वो डिटरेंस दिखा क्या? आपने 4 लोगों को फांसी दे दी, पूरे देश ने उत्सव मना लिया कि साहब निर्भया के दोषियों को फांसी हो गई, एक डिटरेंस हुआ है, एक समाज में घृणा फैलेगी, डर फैलेगा, क्या हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, देखिए ये जब तक समाज में लोगों की मानसिकता सही नहीं होगी, जब तक एजुकेशन प्रॉपर तरीके से लोगों में नहीं होगा, देखिए आज भी इन सब के पीछे भी एक एजुकेशन भी है, जो कंप्लीट एजुकेशन नहीं होता है। 12th तक पास होते हैं, 8 तक पास होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, उनको नौकरी के लिए वो दर दर भटकते हैं, घूमते हैं। जब उनको
सारी चीजें व्यवस्थाएं सारी नहीं मिलती हैं जिस तरीके से उनको आज के शहरों में मिलती हैं, जो वो अपना एक स्टेटस मेंटेन करने लगते हैं और जब उनको मिलता नहीं है तो अपराध में चले जाते हैं। वो अपराध में जिस तरीके का जो भी मेंटल उनका स्टेटस होता है, वो आप बताइए, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि क्रिमिनॉइड्स, वो आप उनकी शक्ल देख के आप समझ सकते हैं कि वो अपराधी किस्म के होंगे। उनका आप देखिए ना कभी कि आप वो उनका स्ट्रक्चर ही अलग होता है, वो अलग ही किस्म के लोग होते हैं। तो ये सारे लोग वैसे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये मानसिकता है लोगों की, ये खत्म नहीं होगी। ये इसलिए नहीं खत्म होगी जब तक एक एजुकेशन की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जब तक कि एक फिक्स क्राइटेरिया आप नहीं करेंगे कि अगर आपने इतनी एजुकेशन नहीं ली तो आपको कहीं ना कहीं कुछ बाइंडिंग करनी पड़ेगी सरकार को, कोई एक बाउंडेशन कुछ करना पड़ेगा जिससे कि देखिए एजुकेशन ही एक माध्यम हो सकता है। नहीं तो डिटरेंस, फांसी में बिल्कुल आप चढ़ाइए लोगों को, फांसी से अब डर नहीं लगता है। फांसी से इसलिए नहीं डर लगता है, जब किसी को मर्डर करने में डर नहीं लग रहा है, किसी को खुलेआम रेप करने में डर नहीं लग रहा है, तो फांसी किस बात की? क्या करेंगे फांसी लेकर के? जब वो अपनी फैमिली से नहीं डर रहे हैं, जब वो समाज से नहीं डर रहे हैं, जब अपने रिश्तेदारों से नहीं डर रहे हैं, लोग आसपास के लोगों से नहीं डर रहे हैं, तो वो कोर्ट से क्यों डरेंगे, पुलिस से क्यों डरेंगे? पकड़े गए तो पकड़े गए, सजा होगी तो सजा हो गई, तो जी रहे हैं वो अपनी अलग ही उनकी जिंदगी है। वो रोहित जी आप कहना चाह रहे हैं कि फिलहाल इसको रोकना संभव नहीं होगा? बिल्कुल संभव नहीं होगा जब तक कि आप घर घर में लोगों के पास एजुकेशन आप उस लेवल पे नहीं पहुंचाएंगे। एक सामाजिक तौर पे जिस तरीके से एक अवेयरनेस होती है, एक जागरूकता होनी चाहिए अच्छाई और बुराई की, जब तक आप इसका ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, जैसे भी सीमा जी ने कहा कि कोई एक तरीका नहीं है। बहुत सारे पुलिस वालों ने उनसे कहा, बोल रही है वो कि बहुत सारे ऐसे अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो, वो इसलिए नहीं ले पा रहे। यही बात रोहित जी, मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगा, आप दोनों विद्वान वकील हैं, मैं इसी बात पे आना चाह रहा था। मैं उसी मैकेनिज्म की बात कर रहा था जो कम से कम भविष्य में किसी चीज को रोकते। निचली अदालत ने उनको फांसी की सजा दे दी, हाई कोर्ट ने उस फांसी की सजा को बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने उस फांसी की सजा पर अपीलें सुनी, खटाखट खारिज कर दी, राष्ट्रपति ने खारिज कर दी और 4 को लटका दिया गया। ये मैकेनिज्म नहीं है। आप बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं सीमा जी। आपने एक घाव हो रहा था, वो अंदर से सड़ रहा था, आपने ऊपर से तो लेप लगा दिया, लेकिन अंदर की तो सड़न वैसे ही बनी रही। सीमा जी देखिए सर मेरा देखिए, हमने 4 लोगों को हैंगिंग करवाई। ये मेरा वर्क था, ये मेरा उस बिटिया निर्भया से कमिटमेंट था। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मेरी बेटियां बलि चढ़ती हैं। एक बार उस समाज, उस जेंडर जो क्राइम कर रहा है, वो जब फांसी पर चढ़ता है तो क्या महसूस करेगा समाज? डिटरेंस बिल्कुल रूप से आता है, लेकिन अगर वो टाइम बाउंड 6 महीने में फांसी दी जाती तो शायद उसका इम्पैक्ट दूसरा पड़ता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। वो मैकेनिज्म का फेल्योर था, हमारे सिस्टम का। और जो आपने बात कही कि लेप लगाना ऊपर से, देखिए सर क्या है, वो फांसी की सजा एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। मेरा अपना जो ओपिनियन है, मेरा तो ये मानना है कि ऐसे क्राइम ही ना हो, उस पर हमें वर्क करना चाहिए। और अगर हो जाते हैं तब हमारा आता है कानून, लॉ एंड ऑर्डर, तब उसके बाद जुडिशियल और पुलिस बाद में आती है। लेकिन सोसाइटी के लेवल पर भी हम फेल हैं और हम सिस्टम के लेवल पे भी फेल हैं, हम दोनों जगह फेल। ठीक है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ इसीलिए मैं चाह रहा हूँ आप फोर्थविद, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़कर मुझे ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप दोनों विद्वान वकील हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसी कोई मांग, ऐसा कोई मैकेनिज्म के लिए याचिका लगाई जा सकती है और उसका क्या प्रारूप होना चाहिए? सीमा जी सबसे पहले आप ही से। बिल्कुल सर, इवन की जो हाथरस केस अभी लखनऊ कोर्ट सुन रही है, कॉग्निजेंस उन्होंने लिया था, उस पे भी मैंने पूरा एक फॉर्मेट बना करके, एसओपी बना करके, परफॉर्मा बना करके कोर्ट को दिया कि आप इस तरीके से चीजों को डेवलप कीजिए। तो उनका कहना यही था कि मैम ये जो केस है वो अभी इस पर हम सुन रहे हैं क्रिमेशन वाले पे, इस पे आप अलग से PIL। तो सर हम तो गवर्नमेंट के पास भी गए, क्योंकि गवर्नमेंट भी को भी हमारा कोर्ट ही डायरेक्शन देता है कि आप इस पर काम करिए।
तो पहले हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह सर को हमने पूरा दिया था उसका, जिसका नाम था महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम। सर बहुत अच्छा फॉर्मेट है और मैं कोशिश में अभी भी लगी हुई हूँ, आज नहीं तो कल मैं इसको पास करवा ही लूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सर मेरा समाज अच्छा बने। क्योंकि लोगों को, मैंने एक और चीज देखी कि इस तरीके के केसेज में जब विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो एक मेरा जो जेंडर है मेल, वो उनको लगता है कि ये तो अपने एक्सेस राइट की बात करने लगी। और कहीं ना कहीं जैसे अभी हमारा जो डिस्कशन हो रहा है विप्लव सर, या मीडिया में, अदर मीडिया में मैं जाती हूँ, या हमारे बहुत सारे एनजीओज या हमारी गवर्नमेंट के लेवल पे जो भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, प्लानिंग चल रही है, उनमें एक सबसे बड़ी जो मैंने खामी महसूस की है वो ये है कि आमजन जो ये क्राइम कर रहा है, हमने उसको आइसोलेट कर दिया है। एक तो वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, और जो एजुकेटेड लोग क्राइम कर रहे हैं वो इंटेंशनली कर रहे हैं, इंटेंशनली ये भी कर रहे हैं, लेकिन इनका माइंडसेट क्या है? अगर हम निर्भया केस की भी बात करें, उन लोगों ने क्राइम किया था, लेकिन इसके लिए इक्वल रूप से सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल थी कि उनका माइंडसेट वैसा बना क्यों? तो क्योंकि हमने, हमारे देश में एक गैप बहुत बड़ा है। अगर हम टेलीविजन पे डिबेट कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक देंगे, इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, एक विलेज में रहने वाले बच्चे को उससे क्या लेना देना है? वो तो कल निकलेगा और उसका वही माइंडसेट है कि लड़कियां ऑब्जेक्ट है, वो छेड़ेगा, क्राइम करेगा, रेप करेगा। फिर हम कैंडल लेकर के निकलेंगे कि नहीं, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे। हमें इस वर्ग को अपने साथ कनेक्ट करना होगा। कलेक्टिवली वर्क जब तक नहीं करेंगे, जितना बेटियों को हम एम्पावर्ड करेंगे, उतना ही बेटों की काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। दोनों कलेक्टिवली वर्क होगा तब ये सोसाइटी बैलेंस बन पाएगा, अदरवाइज तो जी। ठीक है रोहित जी, क्या सजेशन फर्स्ट हैंड, क्या आपने, चूंकि लगातार आप उस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, खुद भी सुप्रीम कोर्ट में आप एक्टिव रहते हैं, खुद वकालत कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो फर्स्ट हैंड क्या होना चाहिए अब इसके आगे, क्योंकि वो फांसी जैसी व्यवस्था से कुछ नहीं हो रहा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो अपराधियों में डर खत्म हो गया है। उनको डर इस बात का खत्म हो गया, जैसे कि अभी निर्भया के केस में जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ इन्होंने फांसी के फंदे पर लटकाया, और वो जो 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 इसके आरोपी थे, और उनको 7 साल लग गया। आज उन अपराधियों को पता है कि एक मामला कोई होगा या पकड़े जाएंगे तो उसको 7 साल लगेगा। उसको ये नहीं, उसको इसका तो अगर अंदाजा आज पता चल जाए कि आज में कोई अपराध में एक अपराधी पकड़ा जाएगा और एक एफआईआर होगा, तो वो 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसको फांसी हो जाएगी, और 6 महीने के अंदर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, उम्र कैद हो जाएगा, पूरी जिंदगी पर जेल के अंदर सलाखों के पीछे रहेगा। ये मानसिक तौर से वो अपने आप को तैयार करके लोग बैठे हैं। ये अपराधी ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का पता है कि वकील साहब हैं, उन्हें छुड़ा लेंगे, जज साहब को मैनेज कर लेंगे, बहुत सारी चीजें हम कर लेंगे, पुलिस वालों को मैनेज कर लेंगे, पुलिस वाला हमारा जानने वाला है, वकील साहब हमारे जानने वाले, कितनी चीजें हैं इस समाज में। देखिए कैसे लोग क्या सोच के अपराध करते हैं। बेल तो हमें ऐसे भी मिल जाएगी, पैसे से मिल जाएगी, हम खरीद भी लेंगे, हम बड़े वकील भी कर लेंगे, हम जज साहब के पास भी चले जाएंगे। ये सब बातें देखिए डेली आप दैनिक जीवन में आप सुनते हैं। आपको इस बात को, हम लोगों को इस बात का इल्म है, हमें इस बात की जानकारी है। आज हमें डर खत्म हो गया। 7 साल में अगर हम किसी को फांसी के फंदे पर लटका रहे हैं, जिसने जघन्य अपराध किया था उसको फांसी के फंदे पर लटकाया, तो 7 साल उसको जीने का मौका भी दिया। किसने दिया? हमारी व्यवस्था ने दिया, हमारी न्याय व्यवस्था ने दिया, हमारी प्रशासन, जो हमारी सरकार ने जो व्यवस्था बना रखी है, उसने हमें 7 साल का मौका दिया। उसको सांस लेने के लिए दिया, अल्टीमेटली उसको फांसी पर लटकना पड़ा ना, लेकिन 7 साल उसको जीने का अधिकार आपने दिया। ठीक है, ये सही बात है कि उसको लड़ने का अधिकार है, ये सही बात है, उसको डिफेंस करने का अधिकार है, उसको लड़ने का अधिकार है। लेकिन आप अपनी प्रक्रिया को आपको बहुत ही सरल और बहुत ही त्वरित करना पड़ेगा, एक्सपेडाइट करना पड़ेगा ऐसे मामलों में जो ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैदराबाद में याद होगा आपको कि बैंक रेप के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ था, उसकी जांच आज भी 2-3 साल हो गए, उसको जांच का तारीख पता नहीं हो रहा है। और जो कमेटी बनाई थी, हर बार उससे एक्सटेंशन मिल जाता है, असली रिजल्ट सामने नहीं आता है।
लेकिन ये सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप दोनों विद्वान वकीलों से बातचीत करके ये निश्चित रूप से, रोहित जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वो जो रीढ़ की हड्डी है उस पे वार किया और आपने वो बात कही कि असल में डर इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि पुलिस को मैनेज कर सकते हो, आप जानते हो कि अदालत को मैनेज कर सकते हो, आप जानते हो कि प्रोसिक्यूशन को मैनेज कर सकते हो। और इस देश में जब तक ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी तब तक वो 9 साल की दलित बच्ची हो या निर्भया हो या कोई हो, और इसीलिए उनके साथ ये सब होता रहेगा। सीमा जी, लास्ट आपसे कि जो प्रयास आपने किया उन चारों लोगों को फांसी पे तक पहुंचाने का, निश्चित रूप से वो सराहनीय, लेकिन शायद इससे कहीं बढ़कर उस जड़ पे काम करने की बहुत बहुत जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत धन्यवाद विप्लव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।